भारतीय न्याय संहिता 2023 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में कई बदलाव ला रही है। तो चलिए आज इसके एक ऐसे हिस्से को समझते हैं जो अक्सर अदालतों की दीवारों के पीछे ही रहता है, यानी एक मुकदमे की पूरी प्रक्रिया। आइए देखते हैं कि आखिर ये काम कैसे करती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब अदालत को लगता है कि किसी केस में ट्रायल को आगे बढ़ाने के लिए काफी सबूत मौजूद हैं। असल में यहीं से एक मुकदमे की असली कहानी शुरू होती है। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये सब शुरू होता है उस एक पल से जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ, ये मानने के लिए पर्याप्त वजह है कि आरोपी ने कोई अपराध किया है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक शक नहीं है, बल्कि एक ठोस कानूनी धारणा है जो पूरे मुकदमे की नींव रखती है। मजिस्ट्रेट के इस निर्णय के ठीक बाद मुकदमे का पहला औपचारिक कदम उठाया जाता है, और वो है आरोप तय करना। यही वो मोड़ है जहां एक जांच एक ठोस कानूनी इल्जाम में बदल जाती है। तो ये आरोप या चार्ज आखिर है क्या? इसे एक ऑफिशियल दस्तावेज की तरह समझिए। अदालत इसे लिखकर तैयार करती है और इसमें बिल्कुल साफ साफ बताया जाता है कि आरोपी पर कौन सा अपराध करने का इल्जाम है। इस पॉइंट पर मामला शक शुबे से आगे बढ़कर एक तयशुदा आरोप बन जाता है। और हाँ, ये कोई मामूली कागजी कार्रवाई नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2030 की धारा 269 कहती है कि आरोप लिखित में ही होने चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह के कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ही ना बचे। लेकिन सिर्फ आरोप तय कर देना ही काफी नहीं होता। कानून ये भी कहता है कि इसे आरोपी को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए और उसकी भाषा में समझाया भी जाना चाहिए। मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है वो अच्छी तरह से समझ जाए कि उसे आखिर किस बात का सामना करना है। आरोप समझने के बाद मामला एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ जाता है। अब आरोपी को जवाब देना है, और उसका ये एक जवाब मुकदमे की पूरी दिशा तय कर सकता है। ये एक तरह का दोराहा है। यहां पे दो रास्ते हैं। पहला, अपराध स्वीकार करना, यानी आरोपों को मान लेना, और दूसरा, मुकदमे का दावा करना, यानी आरोपों को चुनौती देना और सुनवाई की मांग करना। अगर अपराध स्वीकार कर लिया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे दोषी ठहरा सकता है और मामला जल्दी खत्म हो सकता है। लेकिन अगर सुनवाई की मांग होती है तो असली कानूनी लड़ाई शुरू होती है। यहां एक दिलचस्प बात है। अगर आरोपी अपना अपराध मान भी ले तो भी ऐसा नहीं है कि उसे तुरंत सजा हो जाएगी। मजिस्ट्रेट अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके फैसला लेते हैं, और क्योंकि ये मामले बहुत गंभीर अपराधों वाले केस नहीं होते हैं, मजिस्ट्रेट के पास यहाँ फैसला लेने की ज्यादा आज़ादी होती है। चलिए अब दूसरे रास्ते की बात करते हैं, मुकदमे का दावा करना। जब आरोपी खुद को बेकसूर बताता है तो उसे अभियोजन पक्ष के सबूतों और गवाहों को चुनौती देने का पूरा अधिकार मिलता है। इसी प्रक्रिया को हम जिरह या क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। ये प्रक्रिया बहुत सिस्टमैटिक तरीके से चलती है। सबसे पहले आरोपी बताता है कि वो किन गवाहों से सवाल जवाब करना चाहता है। फिर अदालत उन गवाहों को वापस बुलाती है। जिरह पूरी होने के बाद अभियोजन पक्ष के जो बाकी गवाह होते हैं उनके बयान लिए जाते हैं। यह एक बहुत ही व्यवस्थित स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। लेकिन सोचिए, अगर कोई गवाह जिरह के लिए मिल ही ना पाए तो क्या केस रुक जाएगा? नहीं, कानून में इसका भी हल है। उपधारा 7 के मुताबिक अगर पूरी कोशिश के बाद भी गवाह नहीं मिलता है तो अदालत केस को रोकती नहीं है, बल्कि जो भी सबूत मौजूद हैं उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ती है। तो ये सब जो हमने देखा, आरोप तय करना, जवाब देना, जिरह करना, ये सिर्फ कानूनी दांवपेच नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को न्याय के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की रक्षा के लिए बनाया गया है, और वो है निष्पक्षता। तो कुल मिलाकर देखें तो इस प्रक्रिया के दौरान आरोपी को कई जरूरी अधिकार मिलते हैं। एक साफ सुथरा लिखा हुआ आरोप, उसे समझने का अधिकार, अपना पक्ष चुनने का अधिकार, और सबसे जरूरी सबूतों को चुनौती देने का अधिकार। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाता है। ये पूरी कानूनी प्रक्रिया सिर्फ किसी को दोषी या निर्दोष साबित करने के लिए नहीं है। ये इस विचार को मजबूत करती है कि न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो सवाल यही है कि क्या ये पूरा कानूनी रोडमैप ये पक्का करता है कि न्याय न केवल हो बल्कि होता हुआ भी दिखे।